हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और घर में रह के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था भाषा और भाषा के प्रकार, और आज हम लोग पढ़ेंगे भाषा के विविध रूप। विविध का मतलब होता है विभिन्न, यानी हम लोग भाषा को किन किन रूपों में यानी विभिन्न रूपों में कैसे प्रयोग करते हैं उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग डालते हैं भाषा के विविध रूप। भाषा के विविध भाषा के विविध भाषा के विविध रूप। भाषा के विविध रूप। ठीक, हाँ, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा, जिसे मैं जो भी लिखाऊं आप उसको नोट करते चलिएगा। तो भाषा के विविध रूप में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मातृभाषा के रूप में। क्यों? क्योंकि आपने बोलना सबसे पहले किससे सीखा था? अपनी माँ से। तो हम भाषा के रूपों में सबसे पहले मातृभाषा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम यहाँ हेडिंग डालते हैं मातृभाषा। मातृभाषा यानी क्या होती है मातृभाषा? जैसा कि जब आप बोलना शुरू किए थे तो अपनी माँ से सीखे थे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे भाषा का वह रूप जिसे भाषा का वह रूप जिसे बच्चा अपनी भाषा का वह रूप जिसे बच्चा अपनी माता एवं परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा सीखता है। भाषा का वह रूप मातृभाषा भाषा का वह रूप मातृभाषा कहलाती है। भाषा का वह रूप मातृभाषा कहलाती है। ठीक, भाषा का वह रूप जिसे बच्चा अपनी माता एवं परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा सीखता है। भाषा का वह रूप मातृभाषा कहलाती है। मतलब कहने का ये है कि आपने शुरू में यानी जब आप पैदा हुए आपने बोलना शुरू किया, तो आपने जिस भाषा को अपनी माता और परिवार के अन्य सदस्यों से सीखा वही भाषा मातृभाषा कहलाती है। अब हम देखेंगे आगे बोली क्या होती है। बोली यानी कि बोली किसे कहते हैं। ठीक, आपसे पूछा जाता है कभी कभी कि बताइए मातृभाषा किसे कहते हैं, और आप बताइए कि बोली किसे कहते हैं। बोली का मतलब भी होता है जिसे हम बोलते हैं। बोली का मतलब भी होता है बोलना। ठीक, तो जब कोई भी व्यक्ति, या हम ये कह लें कि जिन स्थानीय क्षेत्रों में भाषा का प्रयोग साधारणतः जनता यानी ज्यादातर जनता थोड़े क्षेत्रों में जिस भाषा का प्रयोग करती है वही बोली कहलाती है। अब हम इसकी परिभाषा देखेंगे कि सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा को ही बोली कहते हैं। ठीक, यानी सीमित का मतलब होता है थोड़े क्षेत्रों में बोली जाने वाली जो भाषा होती है उसी को बोली कहते हैं। इसकी हम एक परिभाषा और देख लेंगे। अथवा
देखिए स्पेस कम है तो मैं थोड़ा छोटा लिख रही हूँ, आप मेरी आवाज से लिखने का कोशिश करिएगा कि जिन, यहाँ पे मैं एक परिभाषा और लिखती हूँ, जिन स्थानीय भाषा का प्रयोग, जिन स्थानीय भाषा का प्रयोग अधिकांशतः का मतलब होता है ज्यादातर, अधिकांशतः जनता या फिर जनसाधारण के लोग, जनता, जिन स्थानीय भाषा का प्रयोग अधिकांशतः जनता करती है वह बोली कहलाता है, या वह बोली का रूप होता है। ठीक, इसको भी समझने की कोशिश करिए कि जिस स्थानीय भाषा का प्रयोग अधिकांशतः जनता करती है, अधिकांशतः जनता करती है, वह बोली का रूप होता है। और बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता है। ठीक, देखिए बोली क्या होती है, एक बार यहाँ पढ़िए, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा को ही बोली कहते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा ही बोली कहलाती है। एक और परिभाषा बताए हैं कि जिन स्थानीय भाषा का प्रयोग अधिकांशतः जनता करती है, यानी भाषा के रूप में या बोलने के रूप में, बोलचाल के रूप में, वह बोली का रूप होता है, यानी वही बोली होती है, बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता है। जैसे कि अब देखिए बोली क्या होती है, जैसे आप मान लीजिए कहीं रिलेशन में गए हो, यानी रिश्तेदार में, आप अपने बुआ के यहाँ, मामा के यहाँ कहीं भी जाते हैं, तो आप देखते हैं कि आपके यहाँ उसी चीज को कुछ और कहा जाता है, उनके यहाँ उसी चीज को कुछ और कहा जाता है। ठीक, तो ये बोली का ही फर्क होता है, क्योंकि अधिकांशतः 8-10 किलोमीटर की दूरी पर जाने पर जो भाषा होती है वो थोड़ी थोड़ी बदल जाती है। इसलिए जो बोली होता है ये हर जगह प्रचलित नहीं होता है, ये थोड़े क्षेत्रों में, सीमित क्षेत्रों में ही प्रचलित होता है, जिसके बारे में स्थानीय लोगों को ही पता होता है, और इसका कोई भी लिखित रूप नहीं होता है। और एक थोड़ा सा मैं आपको और कैसे नोट करवाऊं, चलिए मैं यहीं पे लिख दे रही हूँ कि बोली के लगभग 600, बोली के लगभग 600 रूप माने गए हैं, या देखे गए हैं, या सुने गए हैं। बोली के लगभग 600 रूप माने गए हैं, यानी कुल मिलाकर इसको आप ब्रैकेट में कर लीजिएगा कि हमारे भारत में बोली के लगभग 600 रूप माने गए हैं, या हम कह लेते हैं इससे अधिक भी हो सकती है। मैंने इसलिए लगभग लिख दिया है, इससे ज्यादा भी है, ऐसा कोई भी एक्यूरेट नहीं है कि 600 ही है, इससे ज्यादा भी है। यानी बोली, क्योंकि आपको पता है कि थोड़े थोड़े क्षेत्रों में जाने के बाद ये जो बोली होती है ये बदल जाती है। ठीक, तो इसलिए बोली के लगभग 600 से भी अधिक रूप माने गए हैं। जैसे लिखने के लिए तो स्पेस ही नहीं बचा। अब क्या करते हैं आप, अच्छा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसके आगे थोड़ा सा लिखवा देती हूँ, जैसे कौन कौन सी बोलियां होती हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया होगा आपने। मैं यहीं पे थोड़ा सा ये बोली के लगभग यहाँ से हटा के मैं यहीं पे लिख देती हूँ, जैसे कौन कौन सी बोलियां होती हैं। जैसे कहते हैं, जैसे मगही भोजपुरी आदि। मगही, मैथिली, भोजपुरी, अवधी, ब्रज,
ये सब एक प्रकार की बोलियां हैं। वैसे हम अवधी और ब्रज को तो नहीं कह सकते, क्योंकि अब इनमें काव्य की रचना हो चुकी है, यानी इसमें किताबें सॉरी कहानियां, कविताएं, ये सारी चीजें लिखी जा चुकी हैं। तो अब हम उसको बोली का क्षेत्र, वो था एक समय पे जो भोजपुरी और जो अवधी है ये बोली का ही रूप था, लेकिन धीरे धीरे ये विकसित हुआ और जो कवि थे जैसे कि सूरदास हो गए, तुलसीदास हो गए, इन्होंने इनमें रचनाएं करी और ये जो बोली था वो धीरे धीरे साहित्य का रूप ले लिया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे का टॉपिक लिखवाते हैं। हो गया? तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देखेंगे परिनिष्ठित भाषा। अब हम देखेंगे परिनिष्ठित भाषा। परिनिष्ठित भाषा, सबसे पहले आप समझिए परिनिष्ठित भाषा क्या होती है। परि का मतलब होता है, हम यहाँ पे थोड़ा सा संधिविच्छेद करके बताते हैं आपको। परि का मतलब होता है, परि का मतलब होता है चारों ओर से, चारों ओर से, या फिर हम ऐसे करते हैं सभी ओर से। ठीक, सभी ओर से, सभी ओर से। और निष्ठित, और एक शब्द दिया हुआ है यहाँ पे निष्ठित, निष्ठित। निष्ठित का मतलब होता है नियंत्रित। क्या होता है? नियंत्रित। ठीक, तो परिनिष्ठित भाषा का मतलब होता है परि यानी सभी ओर से नियंत्रित भाषा, अर्थात ऐसी भाषा जो व्याकरण से पूरी तरह नियंत्रित हो, उसे ही परिनिष्ठित भाषा कहा जाता है। अब परिनिष्ठित भाषा में हम देखेंगे राज्य भाषा या राष्ट्रभाषा। तो हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे राष्ट्रभाषा। देखिए वैसे तो राष्ट्रभाषा और राज्य भाषा को हम आपको अलग अलग भी बता सकते थे, पर इसमें ज्यादा फर्क यानी कि ज्यादा विभिन्नता नहीं है, इसलिए हम आपको एक ही में बता देते हैं राजभाषा क्या होती है और राष्ट्रभाषा क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे राजभाषा, देखते हैं। राजभाषा, राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा, राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा। ठीक, हेडिंग डालिए आप लोग राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा। तो सबसे पहले हम देखेंगे राजभाषा क्या होती है। राजभाषा, राजभाषा संपूर्ण प्रदेश में, संपूर्ण प्रदेश में एवं राष्ट्रभाषा राज्य भाषा संपूर्ण प्रदेश में एवं राष्ट्रभाषा समस्त देश में या संपूर्ण देश के अधिकांशतः भाग में। ठीक, संपूर्ण राष्ट्रभाषा संपूर्ण देश के अधिकांशतः भाग में। अधिकांशतः मतलब समझते रहिएगा, अधिकांशतः का मतलब होगा ज्यादा से ज्यादा। अधिकांशतः जन समुदाय के अधिकांशतः जन समुदाय के द्वारा बोली और समझी जाती है। ठीक, यानी कुल मिलाके जो राज्य भाषा एवं राष्ट्रभाषा होती है, राज्य भाषा संपूर्ण प्रदेश में। अब हम राष्ट्रभाषा के बारे में जाएंगे। राष्ट्र एवं राष्ट्रभाषा संपूर्ण देश, जो राज्य भाषा होगी वो संपूर्ण राज्य में बोली जाएगी, और जो राष्ट्रभाषा होगी वो संपूर्ण ये हम नहीं कह सकते कि पूरे देश में वही भाषा बोली जाएगी। पूरे देश के अधिकांशतः यानी ज्यादा से ज्यादा जगहों पर जो भाषा बोली जाएगी, यानी देश के अधिकांशतः जन समुदाय यानी समाज में रहने वाले लोग या जनता
जिस भाषा का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करेंगे, बोली और समझी जाती है, वही राज्य भाषा एवं राष्ट्र भाषा कहलाती है। ठीक, तो जो भाषा राज्य एवं राष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा बोली जाती एवं समझी जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि हमने राष्ट्रभाषा ले लिया, राज्य भाषा ले लिया, अब वो किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है। जैसे कि हम ये देखते हैं कि हमारे उत्तर भारत में ज्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं, जबकि दक्षिण भारत में ज्यादातर लोग अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं। अब हम उत्तर भारत में अंग्रेजी बोले जा रहे हैं और हमने राज्य भाषा अंग्रेजी ले लिया, अब लोगों को हमने तो बना दिया, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता। हिंदी को हमने पूरे मतलब सबको जैसे कि दक्षिण के राज्यों को हमने बता दिया कि आपकी राज्य भाषा हिंदी है, अब उनको हिंदी समझ में नहीं आती तो दिक्कत होती है। यही कारण है कि आज तक हमारी जो हिंदी है वो पूरी तरह से राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। अभी आगे हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो हम यहाँ आ जाते हैं, बोली और समझी जाती है, वही राज्य भाषा एवं राष्ट्रभाषा कहलाती है। तथा जब भाषा व्यापक का मतलब समझते हैं विस्तृत, तथा जब भाषा व्यापक शक्ति ग्रहण कर लेती है, कौन सी भाषा? राष्ट्रभाषा और राज्य भाषा, ठीक, ग्रहण कर लेती है, तब आगे चलकर यही भाषा प्रशासनिक एवं शैक्षिक रूपों में प्रयोग होने लगती है। ठीक, यानी कि या हम ये कह सकते हैं कि इसके आधार पे ये राष्ट्रभाषा का रूप ले लेती है, रूप में प्रयोग होने लगती है, तब आगे चलकर यही भाषा प्रशासनिक एवं शैक्षिक रूपों में प्रयोग होने लगती है, तब यह राज्य एवं राष्ट्र भाषा का रूप ले लेती है, राष्ट्रभाषा का रूप ले लेती है। जल्दी से पहले अच्छा समझ लीजिए आप लोग। ठीक, राज्य भाषा एवं राष्ट्रभाषा, राज्य का मतलब जो भाषाएं राज्य में बोली जाती है और राष्ट्र का मतलब जो भाषाएं पूरे देश में बोली जाती हैं। तो राज्य भाषा संपूर्ण प्रदेश में एवं राष्ट्र भाषा संपूर्ण देश के अधिकांशतः जन समुदाय के द्वारा बोली और समझी जाती है, यानी व्यवहारिक तरीके से प्रयोग की जाती है, समझी जाती है, वही राज्य भाषा एवं राष्ट्र भाषा कहलाती है। जब भाषा व्यापक यानी विस्तृत शक्ति ग्रहण कर लेती है, यानी पूरी तरह से उसका वर्चस्व हो जाता है, राज्य में भी और राष्ट्र में भी शक्ति ग्रहण कर लेती है, तब आगे चलकर यही भाषा प्रशासनिक एवं शैक्षिक, प्रशासनिक का मतलब समझते हैं, मतलब आपके कानूनी कार्यों में, जैसे कि न्यायालयों में और सरकारी दफ्तरों में, ठीक, और शैक्षिक कार्य यानी स्कूलों, विद्यालय, कॉलेज में शैक्षिक रूपों में प्रयोग होने लगती है, तब यह राज्य एवं राष्ट्र भाषा का रूप ले लेती है, या हम ये कह सकते हैं कि यही राष्ट्र भाषा और राज्य भाषा कहलाती है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे लिखवाएं। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम इसको इरेज करके आगे लिखवाते हैं। आपको समझ में तो आ रहा है? जिसको भी समझने में दिक्कत होगी या जहां भी कोई समस्या होती है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए,
हम उसको उस समस्या को खत्म करने का तो नहीं कह सकते, लेकिन उस समस्या को सुलझाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ठीक, तो अब हम आगे देखते हैं। हमारी राज्य भाषा हो गई, हमारी राष्ट्रभाषा हो गई। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। प्रायः ऐसा कहा जाता है, यानी प्रायः ऐसा माना गया है कि प्रायः राष्ट्रभाषा ही राज्य भाषा होती है या कहलाती है। अब आप कहेंगे कैसे? राष्ट्रभाषा तो दूसरी भी हो सकती है और राज्य भाषा तो दूसरी भी हो सकती है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जैसे कोई बच्चा पंजाब का है, ठीक, उसे केवल और केवल पंजाबी आती है और हिंदी भी आती है थोड़ी बहुत, क्योंकि वो उसकी राष्ट्रभाषा मानी गई है। हुई नहीं है अभी तक, हिंदी अभी तक हमारी राष्ट्रभाषा नहीं हुई है, अभी तक वो हमारी राज्य भाषा ही है। बस हम आपको यहाँ पे समझाने के लिए बता रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा पंजाब का है, उसे पंजाबी आती है और थोड़ी बहुत हिंदी भी आती है। अब वो बच्चा आ गया पश्चिम बंगाल में या फिर असम में, ऐसे राज्य में चला गया जहां किसी को भी पंजाबी नहीं आता, लेकिन वहां के लोगों को भी थोड़ी थोड़ी हिंदी आती है। तो उस बच्चे को बोलने में, पढ़ने में कितनी समस्याएं आने वाली हैं, बहुत समस्या आएगी। इसलिए राष्ट्रीय भाषा को राज्य भाषा इसलिए माना जाता है कि जो भाषा पूरे राष्ट्र में है उसे आपको अपने राज्य में भी संचालित करना होगा, जिससे कि उसी देश के दूसरे राज्यों से आए हुए लोगों को असुविधा न हो, न बोलने में और न ही समझने में। ठीक, इतना समझ में आया? थोड़ा सा और देखते हैं कि हमारी हिंदी का क्या स्तर है। देखते हैं हम यहाँ पे, देश के राष्ट्रीय नेताओं ने हिंदी भाषा को भारत की देश के राष्ट्रीय नेताओं ने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा, देख लीजिए यहाँ पे राष्ट्रभाषा का नाम आ गया है, राष्ट्रभाषा। अब आता है ब्रैकेट में राज्य भाषा। अब आपको पता होगा कौन बड़ा है कौन छोटा है, यानी कि कुल मिला के राष्ट्रभाषा यानी राज्य भाषा। राष्ट्रभाषा के रूप में अभी भी हिंदी नहीं बन पाई है, तो हम किसके रूप में मानेंगे? राज्य भाषा के रूप में। राष्ट्रभाषा राज्य भाषा के रूप में देश के राष्ट्रीय नेताओं ने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा राज्य भाषा के रूप में स्वीकार किया है, ठीक। अब आप बता दीजिए हमें कि हमारी राज्य भाषा क्या है? हिंदी। हमारी मातृभाषा क्या है? हिंदी। उत्तर क्षेत्रों में यानी कि उत्तर भारत में ज्यादातर लोगों की राज्य भाषा भी हिंदी ही है। जहां से हम हैं वहां की राज्य भाषा भी हिंदी है, मातृभाषा भी हिंदी है और राष्ट्रभाषा भी हिंदी ही है। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जो हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं मानते, वो सिर्फ हिंदी को एक राज्य भाषा मानते हैं, जो कुछ राज्यों ने जिसमें माना है। तो अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कि आपको अब हम लिखवाएंगे नहीं, आपको हम समझा ही देते हैं कि हर देश की अपनी राष्ट्रभाषा होती है ना। जैसे हमारे भारत की हिंदी हो गई और फ्रांस की फ्रांसीसी हो गई और जर्मन की यानी जर्मनी की जर्मन हो गई और रूस की रूसी हो गई। इसी तरह से तमाम देश के उनकी अपनी एक भाषा होती है और हमारे भारत की भाषा यानी राष्ट्रभाषा हिंदी है, मानी गई है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया गया है। इसके बारे में हम आगे वाले टॉपिक पे यानी नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे से आपको बताएंगे कि हमारी जो हिंदी है उसका क्या स्तर है, उसको कहाँ रखा गया है। आज के लिए इतना ही।